नाना का फिल्मी डायलॉग है कि एक मच्छर आदमी को न जाने क्या क्या बना देता है। इधर एक सुंदरी के कारण महाकुंभ का महाभारत बन गया है। बुजुर्गों के बीच चर्चा है कि जो कुंभ कभी आस्था का प्रतीक हुआ करता था, वो कुंभ अब चारों तरफ से धंधे का एजेंडा बन के रह गया है। सरकार से लेकर धन्ना सेठ तक, बाबाओं से लेकर मीडिया तक, सब ने कुंभ में धर्म, आध्यात्मिकता और आस्था को किनारे करके अपना अपना धंधा अपने अपने तरीके से सेट कर लिया है। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो मदारी टाइप बाबाओं से मार खा के वीडियो बनवा रहे हैं। बाबा मार दें, गरिया दें, कुछ भी कर दें, बस वीडियो वायरल हो जाए। मगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि महाकुंभ में महाभारत हो गई, तो इसका कारण ये मोहतरमा है वही जो पिछले कई दिनों से गोदी मीडिया की चहेती हैं। तमाम दुर्व्यवस्थाओं और सवालों को ढकने के लिए गोदी मीडिया को जो चादर चाहिए वो इन्होंने प्रदान कर दी है। इनके कारण किस तरह से कथित संतों के बीच महाभारत शुरू हो गई है, हम उस पर चर्चा करेंगे। इनके स्नान को लेकर क्या विवाद छिड़ा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही चर्चा होगी दिल्ली के महाकुंभ की, जहां आए दिन महाभारत होती रहती है। विद्वान लोग चर्चा करने लगे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत भी गई तो केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे, और यदि बन भी गए तो सरकार चलाएंगे कैसे। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे पहले चलाते थे वैसे आगे भी चलाएंगे, मगर स्थितियां पहले वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर तरह तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। तो इस मैटर पे एकदम आसान भाषा में चर्चा करेंगे और यह भी बात करेंगे कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता पर 10 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज हो गया है। इन लोगों पर झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने का मुद्दा गर्मा गया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, जिसे आप लोग निभाते हैं, इसके लिए शुक्रिया। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि गोदी मीडिया नए नए बहाने ढूंढकर जिन मुद्दों को आपसे छुपाता है हम उन पर चर्चा करते रहें, वो भी साफ शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के। 2025 के महाकुंभ में महाभारत छिड़ गई है। शास्त्रों ने कहा है कि संतों को मोह माया से ऊपर होना चाहिए, लेकिन महाकुंभ में एक सुंदरी के चलते संतों के बीच भारी बगावत हो गई है, झगड़ा हो गया है, बवाल हो गया है। कह रहे हैं कि इस बार आर पार हो ही जाएगा। कुंभ को लेकर मीडिया में और चौतरफा न कहीं आध्यात्मिकता की चर्चा है, न कहीं ज्ञान की चर्चा है तो बस सुंदरी की। और 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन सुंदरी के अमृत स्नान को लेकर संतों में बवाल हो गया है, ठनाठनी हो गई है। महाकुंभ की मोस्ट ब्यूटीफुल साध्वी कही जाने वाली हर्षा रिचारिया को तो आपने देखा ही होगा। इन्हीं के लिए 2 संतों में झगड़ा हो गया है। बवाल तो मकर संक्रांति के टाइम में हो गया था। मैडम के रोने धोने का वीडियो भी आ गया कि हम कुंभ छोड़ के जा रहे हैं। इनके घर वालों ने भी तमाम चीजें कही, लेकिन मैडम गई नहीं, अभी तक कुंभ में डटी हुई हैं। इतना फोकस जो मिल रहा है, और इन्हीं मैडम के लिए महाकुंभ में महाभारत ठन गई है। दरअसल सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने मकर संक्रांति के दिन हर्षा रिचारिया के अमृत स्नान में हिस्सा लेने पर आपत्ति जता दी थी, और अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट महंत रविंद्र पुरी ने ऐलान कर दिया है कि वे हर्षा को निरंजनी अखाड़ा के रथ में बिठाकर 29 जनवरी को संगम ले जाएंगे और दूसरे अमृत स्नान के दिन गंगा में स्नान करवाएंगे। साफ है कि मॉडल से साध्वी बनी या फिर साध्वी का रूप धारण करने वाली हर्षा ने महाकुंभ में महाभारत करा दी है। सुंदरी के स्नान को लेकर तलवारें खींच गई हैं। एक संत हर्षा के अमृत स्नान का विरोध कर रहा है तो दूसरा कह रहा है कि हर्षा का स्नान होके रहेगा। गजब बवाल है। मोह माया और इंद्रियों पर काबू की बात अब वीरानी हो चली है। उधर रविंद्र पुरी ने हर्षा को अपनी बेटी जैसा बता दिया है और कहा है कि हर्षा उत्तराखंड का गर्व है और मौनी अमावस्या के दिन पवित्र स्नान करके रहेंगी। शाही और शानदार तरीके से अखाड़े के रथ पर सवार होकर स्नान करने जाएंगी और एक देवी के तौर पर गंगा में डुबकी लगाएंगी। रविंद्र पुरी ने कहा कि उन्होंने हर्षा को कुंभ प्रवास पूरा करने के लिए कहा है, लेकिन हर्षा रिचारिया को मिल रहे अटेंशन से हर कोई खुश नहीं है। स्वामी आनंद स्वरूप ने महंत रविंद्र पुरी से कहा है कि वे हर्षा को कुंभ में रोकने के अपने फैसले पर विचार करें। उनकी जिम्मेदारी है कि वे सनातन धर्म की रक्षा करें और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कल की सेना के प्रेसिडेंट आनंद स्वरूप ने कहा है कि सिंपल सी बात है, एक मॉडल को अमृत स्नान में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। उसके सिर्फ भगवा पहन लेने से, लपेट लेने से वो संत नहीं हो जाती है। ये संत समाज का अपमान है, हम इसे नहीं होने देंगे। वैसे ये
बात तो विचारणीय है। जांचना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने आप को संत बता रहा है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, उसके पास वैसा कोई ज्ञान भी है, उसने कुछ तप तपस्या भी किया है, कुछ हासिल भी हुआ है, या फिर खाली भगवा लपेट के बाबा बन गया है, संत बनने का लाभ ले रहा है। और यहाँ संत लोग आपस में आर पार करने की धमकी दे रहे हैं। उधर हर्षा का कहना है कि मैं अपने महाराज जी के घर आई हूँ, अगर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर एक बेटी को उसके पिता का सपोर्ट मिल जाता है तो फिर उसे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती है। मैं महाकुंभ में सनातन धर्म के बारे में शिक्षा लेने आई हूँ, अपने धर्म से जुड़ने आई हूँ ताकि समाज में जागरूकता फैला सकूं। बताइए, दरअसल कुंभ की शुरुआत से ही हर्षा रिचारिया गोदी मीडिया की लाडली बनी हुई है। उनके खतरनाक रील्स ट्रेंड में हैं और आप तो जानते हैं कि गोदी मीडिया को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई नमूना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो गोदी मीडिया नमूना पैदा कर लेगा, इतनी हुनर है उसके पास। उसी कुंभ मेले से दुर्व्यवस्था की तमाम तस्वीरें आए दिन सामने आती हैं, मगर आपको गोदी मीडिया पर कहीं कोई चर्चा नजर नहीं आएगी। बार बार कभी कुंभ में आग लगने तो कभी किसी के खो जाने, चोट लगने, तमाम खबरें आ रही हैं, मगर गोदी मीडिया ये खबरें नहीं दिखा सकता। आम आदमी दिखा रहा है कि वो किस तरीके से मेले की दुर्व्यवस्था से परेशान है। गोदी मीडिया को चूंकि यही सारी चीजें ढकनी है तो उसके लिए कोई सुंदरी चाहिए और सुंदरी मिल गई है। गोदी मीडिया के तमाम चैनल घूम घूम के हर्षा का इंटरव्यू कर रहे हैं और 24 घंटे उन्हें अटेंशन मिल रहा है। इस महिला की एंट्री ही एक रथ पर सवार होकर हुई थी और गोदी मीडिया के एक चैनल के इंटरव्यू में उन्हें वायरल कर दिया गया। बाद में मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान के समय भी उन्हें निरंजनी अखाड़े के रथ पर देखा गया था। महाकुंभ में आने से पहले हर्षा रिचारिया खुद को महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज की शिष्या बताती थी। वो खुद को कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर बताती थी। लेकिन जैसे ही विवाद बढ़ा, अब वे रविंद्रपुरी के टेंट में रहने लगी और कैलासानंद गिरी का टेंट उन्होंने छोड़ दिया। आशंका इस बात की है कि महाकुंभ की समाप्ति से पहले प्रयागराज में महाभारत न हो जाए। उधर दिल्ली की महाभारत में केजरीवाल का सब कुछ दांव पर लगा है। दिल्ली के गलियारों में बस एक ही सवाल है कि इस बार आम आदमी पार्टी का क्या होगा। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए करो या मरो का चुनाव बन गया है। केजरीवाल के लिए तो ये चुनाव अस्तित्व बचाने का चुनाव है और कांग्रेस के लिए ये चुनाव अस्तित्व में आने का सवाल है। दिल्ली में भाजपा के लिए चुनाव नाक बचाने का सवाल है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए जनता से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांग रहे केजरीवाल इस चुनाव का सेंटर पॉइंट है। वे हारें या जीतें, दिल्ली चुनाव का चेहरा वही है, इतना तो तय है। चुनाव का एजेंडा भी वही सेट कर रहे हैं। केजरीवाल अगर चौथी बार सीएम बन जाते हैं तो विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं। दिल्ली में लोकसभा की सीटें भले कम हों, लेकिन 8 फरवरी के बाद जब विपक्ष की राजनीति की चर्चा होगी तो केजरीवाल को क्रेडिट दिया जाएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी को दिल्ली जीतना होगा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बाद देश में कोई तीसरा नेता नहीं है जिसकी 2 राज्यों में सरकार हो और दिल्ली का चुनाव यह तय करेगा कि क्या केजरीवाल अपनी इमेज बदल पाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उससे ज्यादा उनके पुराने वादों की चर्चा हो रही है। केजरीवाल की 2013 की इमेज ध्वस्त हो गई है। बीजेपी ने शीश महल और शराब घोटाले का मुद्दा उठा के आम आदमी पार्टी को राजनीति की काल कोठरी में एक्सपोज कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल जेल जा चुके हैं और 5 साथी भी जमानत पर है, तो पार्टी विद डिफरेंस का नारा ध्वस्त हो चुका है। अब यह तय होना है कि क्या जनता उन्हें दूसरे नेताओं की तरह ही देखती है या फिर केजरीवाल को कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिलेगा। पिछले 12 सालों में आम आदमी पार्टी की कामयाबी चौंकाने वाली रही है। असम गण परिषद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही जो आंदोलन से निकली और लगातार चुनाव जीतती रही, और न ही आंदोलन से निकली कोई पार्टी नेशनल मूवमेंट बन पाई। केजरीवाल की अपील देश भर में है, लेकिन दिल्ली हार्ट है और 2025 का विधानसभा चुनाव हारना आम आदमी पार्टी को बिखेर सकता है। पार्टी टूट सकती है, बहुत कुछ बिखर सकता है, नेता बागी हो सकते हैं। दिल्ली हारी हुई आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए बहुत आसान चारा साबित होगी। हो सकता है कि ऑपरेशन लोटस के तहत आपको भी तोड़ दिया जाए। केजरीवाल के दिल्ली हारने की सूरत में उनके बड़े नेताओं और विधायकों के लिए एकजुट रहने का साहस जुटा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तब महामानव अपनी आसुरी शक्तियों को पागल कुत्तों की तरह केजरीवाल और उनके नेताओं के पीछे छोड़ देंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में नहीं आती है तो उसने प्लान बी तैयार कर रखा है। 12 साल से सत्ता में रहने के बाद केजरीवाल के खिलाफ जनता में आक्रोश तो है, उनके वोट शेयर में गिरावट का खतरा है, सीटें भी कम हो सकती हैं। फिर भी दावा किया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है। लेकिन क्या केजरीवाल 35 सीटें लेकर सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा रिजल्ट आया तो केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कम से कम 50 सीटें
सीटें जीतनी ही होंगी सरकार चला पाने के लिए, और तभी उनकी पार्टी बच पाएगी। क्योंकि भाजपा हमेशा ऑपरेशन लोटस की तैयारी में रहती है, उसका मोड, उस पैसा, सब कुछ तैयार रहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में बीजेपी से ज्यादा खतरा अभी कांग्रेस से है। कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेंगी, लेकिन ये तो हर कोई कह रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में सेंध लगा सकती है। राहुल गांधी की यात्रा के बाद दलितों और मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ है, और यह आम आदमी पार्टी के लिए टेंशन का विषय है। वैसे टेंशन तो बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जो वोटर नाराज होंगे वो बीजेपी को चुनने के बजाय कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। यानी इनकी नाराजगी का बीजेपी को लाभ नहीं मिलेगा, वो कांग्रेस ले जा सकती है। केजरीवाल की सबसे बड़ी ताकत उनकी वेलफेयर स्कीम है, बिजली पानी है, और इस बार उन्होंने महिलाओं को सीधे सीधे पैसा देने का भी ऐलान कर दिया है। पुजारियों के लिए भी पैसा देने की स्कीम का ऐलान किया है। मोदी इसे रेवड़ी का नाम देते हैं मगर खुद भी बांटते हैं। केजरीवाल के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं, लेकिन जनता जानती है कि केजरीवाल ने बिजली पानी के मुद्दे पर कुछ न कुछ तो वादा निभाया ही है। बीजेपी को पता है कि केजरीवाल उसके लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं, बावजूद इसके कि दिल्ली की आधी सरकार उपराज्यपाल ही चलाते हैं और उपराज्यपाल के पीछे अमित शाह खड़े रहते हैं। लेकिन केजरीवाल हमेशा जनता की पॉपुलर डिमांड पर चलते हैं। पिछले 11 साल से हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बीजेपी को केजरीवाल ने जय हनुमान का नारा लगाकर लगातार हराया है। लेकिन दिल्ली दंगों के बाद केजरीवाल ने मुसलमानों से निश्चित दूरी बनाई। हालांकि वो मुसलमानों को टिकट देने से परहेज नहीं करते हैं, लेकिन सेक्युलर दिखने के बजाय हिंदूवादी दिखना पसंद करते हैं। हालांकि ये हालातों की मजबूरी भी कही जा सकती है। सेक्युलर दिखने से बचने के बाद भी आप देखेंगे कि केजरीवाल को भाजपा वाले, इनके आईटी सेल वाले केजरुद्दीन कहते हैं। हालांकि कांग्रेस चाहेगी कि केजरीवाल चुनाव हार जाएं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की जीत क्षेत्रीय पार्टियों की ताकत को बढ़ा सकती है। केजरीवाल के जीतने से इंडिया गठबंधन की लीडरशिप का मामला फिर खड़ा हो सकता है। कांग्रेस के बिना इंडिया गठबंधन की बातें होने लगेंगी, और जिस तरीके से ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन दिया है, लीडरशिप के मामले में भी वे केजरीवाल को समर्थन दे सकते हैं। अब आते हैं दिल्ली चुनाव के सबसे बड़े सवाल पर कि अगर केजरीवाल जीत गए तो सीएम कौन बनेगा? क्या केजरीवाल सीएम बन पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की पाबंदियां केजरीवाल के ऊपर लगाई हैं, वो केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल न तो ऑफिस जा सकते हैं, न ही बतौर सीएम फाइलों पर सिग्नेचर कर सकते हैं, और केजरीवाल खुद ही कह चुके हैं कि वे जनता के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद फिर सीएम बनेंगे। सवाल यह है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियों और कानूनी बाधाओं के बावजूद सीएम बन पाएंगे? आम आदमी पार्टी का दावा है कि चौथी बार दिल्ली जीते तो केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कोर्ट की पाबंदियों का क्या होगा? और कोर्ट ने केजरीवाल पर लगाई शर्तें नहीं हटाई तो क्या सीएम आतिशी ही होंगी या फिर केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? याद रखिए कि अरविंद केजरीवाल को 13 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, और तब सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच के बीच जमानत को लेकर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने को मिला था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ही 2 जजों की बेंच ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दी थी, और इस केस में ईडी जांच कर रही थी। कोर्ट ने जिन शर्तों के साथ केजरीवाल को जमानत दी, उनमें से 2 तो ऐसी थी जिन पर विवाद हो गया था। कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल न तो ऑफिस जा सकते हैं, न ही किसी भी आधिकारिक फाइल पर साइन कर सकते हैं, जब तक कि ये जरूरी न हो कि उस फाइल पर उपराज्यपाल से क्लियरेंस लेना है, सहमति लेनी है। जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल पर लगाई गई इन शर्तों को गलत नहीं कहा था, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कड़े शब्दों में अपना रिजर्वेशन जाहिर किया था। 2 जजों की पीठ के आदेश के बाद यह तय किया गया था कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर के ऑफिस नहीं जा सकते और न ही दिल्ली सचिवालय जा सकते हैं। वे अपने ऑफिस में कोई मीटिंग भी नहीं कर सकते और न ही लिखित में कोई आदेश जारी कर सकते हैं, न ही किसी आधिकारिक फाइल पर साइन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जनता का चुना हुआ एक विधायक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकता। तो क्या 8 फरवरी के बाद केजरीवाल पर लगी कोर्ट की शर्तें खत्म हो जाएंगी? अगर नहीं तो केजरीवाल के सीएम बनने के बाद कितने अच्छे तरीके से सरकार चल पाएगी? हालांकि केजरीवाल अपने आवास पर मीटिंग कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और कोई रोक भी नहीं सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा जब केजरीवाल फैसला लेंगे और चीफ सेक्रेटरी को आदेश देंगे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी उस आदेश को आगे ही ना बढ़ाएं और ये कह दें कि फाइल पर आवश्यक मंजूरी नहीं है, मुख्यमंत्री के दस्तखत नहीं है, तो फिर दिल्ली में किस तरीके का शासन होगा और कैसी सरकार होगी? सितंबर 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि दिल्ली सरकार में कैदियों की रिहाई का मामला लगातार लेट होता जा रहा है क्योंकि कागजों पर चीफ मिनिस्टर के हस्ताक्षर नहीं है। तो सवाल यह है कि 8 फरवरी के बाद केजरीवाल सीएम बनते हैं तो क्या ये समस्या नहीं आएगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से एक पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा कि वो केजरीवाल के बजाय किसी और को सीएम चुने? अरविंद केजरीवाल इस बात को जानते
जानते हैं, इसलिए जेल से बाहर आते ही आतिशी को सीएम बनाया और पिछले दरवाजे से सारे फैसले खुद लेते रहे। शायद न्यायपालिका भी यही चाहती है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर बनने से नहीं रोकता, लेकिन एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करने से जरूर रोकता है। सवाल वही है कि इन शर्तों के साथ 8 फरवरी के बाद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे क्या, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बतौर चीफ मिनिस्टर उनके हाथ तो बांध रखे हैं और ये बंधन अभी भी है। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही अपनी पार्टी का चेहरा है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, उन्हीं के नाम पर वोट जनता करने भी वाली है। और जनता ने केजरीवाल के पक्ष में फैसला दिया तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल आम आदमी पार्टी के सामने है, लोगों के सामने भी है। इसी बीच दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा कर दिया है। 26 दिसंबर 2024 को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए संदीप दीक्षित पर बीजेपी से करोड़ों रुपया लेने का आरोप लगाया था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी और संजय सिंह ने की थी। उनका आरोप था कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए संदीप दीक्षित बीजेपी से मिले हुए हैं, लेकिन संदीप दीक्षित ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि ये झूठ है, अपमानित करने वाले बयान है। आम आदमी पार्टी ने बिना सबूत के आरोप लगाए हैं, उनकी इमेज को खत्म करने के लिए लगाया गया है। संदीप दीक्षित ने मानहानि के सिविल केस में मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ का हर्जाना मांगा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों की वजह से उनकी पब्लिक इमेज को धक्का लगा है। संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल एक ही सीट से उम्मीदवार हैं। इसी सीट से बीजेपी के प्रवेश वर्मा भी चुनावी मैदान में है। नई दिल्ली विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट है, क्योंकि इस सीट का परिणाम बहुत कुछ बदल देगा। देखना यह है कि संदीप दीक्षित 2013 का परिणाम पलट पाएंगे या नहीं, जब केजरीवाल ने उनकी मां शीला दीक्षित को हराते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की निगाहें नई दिल्ली सीट पर हैं और इसलिए संदीप दीक्षित के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।